नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। जेई एडवांस के नतीजे आ चुके हैं। तमाम स्टूडेंट्स आप लोग पूछ रहे थे कि मैम कब टॉपर स्टूडेंट से, कब सक्सेसफुल कैंडिडेट से आप मुझे बात करवाएंगी। तो मेरे साथ हैं सौरभ झा। सौरभ झा झांसी के एक छोटे से गांव पालर के रहने वाले हैं, ट्रक ड्राइवर के बेटे हैं। सौरभ की कहानी ये बताती है कि अगर आप एक बार ठान लें, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ये मायने नहीं रखता कि आपके जीवन में क्या मुश्किलें हैं, आपके परिवार के क्या हालात हैं, आर्थिक दिक्कतें, कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती कामयाब होने के लिए। सौरभ झा मेरे साथ हैं, वो अपनी पूरी कहानी आपसे शेयर करेंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि पढ़ाई का उनका क्या तरीका था, कैसे उन्होंने जेई की मेंस की और एडवांस की तैयारी की, कैसे इन्होंने तीनों सब्जेक्ट्स में फोकस किया, इनका रूटीन क्या था और वाकई इनकी सक्सेस के पीछे क्या वो की फैक्टर है जिसने इनको सफल बनाया। मेरे साथ हैं सौरभ। सौरभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में। अब ये बताओ कि जेई एडवांस में आपका सिलेक्शन हो गया है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग है? ये बहुत खुशी का समय है और मैं बहुत खुश हूँ इस टाइम पे कि मुझे जेई एडवांस मेरा क्वालिफाई हो गया है। और मैं अपने सभी टीचरों का और गेल उत्कर्ष परिणत का धन्यवाद करूँगा कि जिन लोगों ने मुझे यह करने की अपॉर्चुनिटी दी। अच्छा, आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए। जैसे आपने बताया कि आपके पापा ट्रक ड्राइवर हैं, फैमिली बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा लोग, मम्मी हाउसवाइफ, बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो किसने आपको इंजीनियर बनने का सपना दिया? जब मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ता था तो मेरे क्लासमेट हैं और टीचर हैं, वो कहते थे, और कुछ सीनियर भी थे जो आईआईटी में थे, तो वो लोग कहते रहते थे कि तुम आईआईटी की तैयारी करो, तुम अच्छा कर सकते हो, तो वहीं से। अच्छा, आप जो आपका ये गांव है झांसी में पालर, किस तरह का गांव, मतलब आप ऐसे तो आप हॉस्टल में हमेशा रहे हैं, किस क्लास से आप आ गए थे हॉस्टल में? नवोदय विद्यालय में कब पहुंचे आप? क्लास 6 में। अच्छा, तो आप जब नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे थे, 6, 7, 8 में थे, और तभी से कहीं माइंड मेकअप था, आईआईटी के बारे में सुन रखा था, जेई मेंस, जेई एडवांस का पेपर होता है, ये सुन रखा था आपने? सुन रखा था, तब पता नहीं था कैसे क्या होता है, मैं सुन रखा था तब तो कि होता है, इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी का परीक्षा होती है बस। तो अभी जब जेई एडवांस में आप सेलेक्ट हो गए, और या जब आप कोचिंग करने के लिए आप गेल उत्कर्ष सुपर 100 में आए, आप अपने झांसी से निकल के कानपुर आए, तो पापा ने पूछा कि बेटा क्या पढ़ने जा रहे हो, क्या तैयारी करने जा रहे हो? उन्हें पता था कि आप किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने बस पूछा था स्टार्टिंग में ही, किस चीज़ की तैयारी करने जा रहा हो, तो मैंने कहा था कि इंजीनियरिंग के लिए होता है आईआईटी जेई एडवांस का, उसी की तैयारी कोचिंग करने के लिए जा रहा हूँ बस। उन्होंने कहा था ठीक है बस। तो पापा को जेई एडवांस और आईआईटीज़ के बारे में पता है? ज़्यादा कुछ पता नहीं है, उन्हें पता है कि इंजीनियरिंग के लिए होता है कुछ बस, और ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि कोई गाँव में कोई है नहीं ना, तो कुछ पता नहीं। तो आप अपने गांव में पहले बच्चे हैं जिसका आईआईटी में सिलेक्शन हो रहा है? यस मैम, पहला। तो जब ये जेई एडवांस का रिजल्ट आया और आप गांव में अपने घर में थे, तो आपके परिवार में, गांव में क्या रिएक्शन था? सभी लोग बहुत खुश थे, और सभी लोग खुशी थे कि पहली बार हुआ है किसी का, तो सभी खुशी थे। अच्छा, आप ये बताओ कि आप हाई स्कूल में क्या आपकी रैंक थी, और कैसे, आप बताइए अब कितने मार्क्स से आप? स्कूल में उस टाइम पे सीजीपीए चलता था, सीबीएसई में, तो मेरा 9.6 सीजीपीए था। अच्छा, और बस। और 12th में? 12th में मेरा 92.6 परसेंटेज थी। 92% था। अच्छा, और फिर आपने 12th करने के बाद आप यहाँ आए? हाँ, यस, मैं 12th के बाद मैं यहाँ पे आया। अब आप मुझे ये बताओ कि जो जेई मेंस की आपने एग्ज़ाम की तैयारी की, तो आप उस दौरान आपका क्या रूटीन रहता था? क्योंकि जो स्टूडेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईआईटीज़ में आना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं वो तो दिन रात पढ़ते रहते होंगे और पता नहीं क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे होते हैं। तो आप कितना घंटे पढ़ाई करते थे? ऐसा कुछ नहीं है, कि दिन में कुछ 8-10 घंटे पढ़ता, दिन रात मिला के 8-10 घंटे पढ़ता हूँ। और जो टाइम टेबल था हम लोगों का, वही रूटीन फॉलो करते थे। सुबह 6 बजे जग जाते थे, तो 7-8 बजे तक फ्रेश होके 7 बजे रेडी हो जाते थे। उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी करते थे 9 तक। 9 के बाद फिर ब्रेकफास्ट होता था हम लोगों का आधा घंटे का। उसके बाद फिर फिजिक्स सर की क्लास होती थी, तो वो क्लास चलती थी। उसके बाद फिर हम लंच होता था, लंच के बाद फिर हम लोग फिर सेल्फ स्टडी करते थे। फिर स्नैक्स के लिए टाइम मिलता था, हाफ एन आवर का होता था 5:30 पे। तो उसके बाद फिर रेस्ट मिल जाता था, ब्रेक मिल जाता था।
उसके बाद फिर केमिस्ट्री सर की क्लास होती थी, मतलब वो चलती थी 8 बजे तक। फिर उसके बाद हम लोगों का क्या बोलते हैं डिनर होता था। फिर उसके बाद डिनर के बाद हम लोग फिर सेल्फ स्टडी करते थे 12 बजे तक। अब आप बताओ जेई एडवांस में आपके कितने मार्क्स हैं और रैंक क्या है? मेरे जेई एडवांस में 191 मार्क्स हैं और ऑल इंडिया रैंक है मेरी 1686 और ओबीसी रैंक है 227। ओके, तो आप कहाँ उम्मीद कर रहे हैं, कहाँ आपका एडमिशन हो पाएगा? मेरा आईआईटी दिल्ली में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच में हो जाए। अच्छा, आपने क्या ओवरऑल नोटिस किया कि आपका क्लास अटेंड करना वो ज़्यादा ज़रूरी था या वो ज़्यादा काम आया, या जो आपने सेल्फ स्टडी की या फिर जो आपने 10th और 12th में पढ़ाई की, मेहनत किया, अच्छे परसेंटेज से आप क्लियर किया, तो ज़्यादा हेल्पफुल क्या रहा है? मतलब सभी का योगदान है। मतलब अगर 10th 12th में पढ़ के आते हैं तो यहाँ पे टीचर पढ़ाते हैं तो एक बार में जल्दी से समझ में आ जाता है। और मतलब जब तक एक बार कोर्स नहीं होता तब तक तो क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। फिर एक बार मतलब कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी और टेस्ट पेपर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस। अच्छा, ये बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि आपने कोचिंग पढ़ ली, बुक्स पढ़ लिया, लेकिन जो खुद से पढ़ता है यानी सेल्फ स्टडी, ये एक बहुत की फैक्टर, बहुत सारे टॉपर कहते हैं कि जो सेल्फ स्टडी है वो एक की फैक्टर है आपको एग्ज़ाम इतना, क्योंकि ये ऑल इंडिया नेशनल कंपटीशन है, ये कोई बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग सेल्फ स्टडी कितना इम्पोर्टेंट है? नहीं, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मतलब एक बार टीचर सभी पढ़ा देते हैं फिर, लेकिन अपन मतलब हम लोगों को मतलब एक बार में सारे टॉपिक समझ में नहीं आते हैं। तो उसके लिए फिर मतलब जो टॉपिक हमें नहीं आते हैं उनकी सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब इसका भी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, खुद से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीचर तो मतलब अपना पढ़ा के चले जाते हैं। फिर प्रैक्टिस तो लेकिन आप ही लोगों को करनी है ना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो उतना ही अच्छा हो। अब आप मुझे सब्जेक्ट वाइज बताइए, जैसे फिजिक्स को आप कैसे पढ़ते हैं? आपको कोई स्टडी मटेरियल मिला, आपने कोई स्पेसिफिक राइटर की, जैसे फिजिक्स में किसी राइटर की आपने बुक पढ़ी, एक बुक पढ़ी कि मल्टीपल बुक्स पढ़ी, क्या पढ़ते थे आप? नहीं, हम लोगों को यहाँ पे CSRL का जो स्टडी मटेरियल मिला हुआ था हम लोगों ने उसी को फॉलो किया। और हमारे जो फैकल्टी होते थे फिजिक्स सर, वही हम लोगों को क्वेश्चन कराते थे और कॉन्सेप्ट बता देते। मतलब वो एक सवाल कराते थे तो उसी से मतलब लिंक 5-6 क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट पे सभी क्वेश्चन बता देते थे। आपने कोई स्पेसिफिक राइटर की बुक नहीं पढ़ी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस CSRL का स्टडी मटेरियल ही पढ़ा बस। वो स्टडी मटेरियल में क्या होता है? मतलब उसमें टेक्स्ट बुक्स होती हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, क्या होता है वो? उसमें मतलब हर चैप्टर वाइज हर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मतलब सिंगल चॉइस होते हैं, मोर देन होते हैं, असर्शन रीजन होते हैं, इंटीजर होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो एक तो क्वेश्चन बैंक्स होता है, कोई स्टडी मटेरियल में बुक्स भी होती हैं, चैप्टर्स होते हैं। हाँ, मतलब हाँ उसमें हाँ चैप्टर्स होते थे। पहले चैप्टर की समरी लिखी रहती थी, फिर उसकी क्वेश्चन आंसर, फिर सॉल्यूशन भी होते थे। अच्छा, जो आप स्टडी मटेरियल पढ़ रहे थे तो आपको ऐसा लगा कि ये 12th के स्टैंडर्ड से बाहर का है या 11th 12th में जो आपने पढ़ा वही है? नहीं, उससे कुछ थोड़ा आगे भी चीज़ें होती, मतलब 11th 12th का तो होता ही है लेकिन कुछ उनका एडवांस लेवल भी होता है थोड़ा तो। अच्छा, और तो आप ये बताइए, फिजिक्स में एक अच्छी कमांड हासिल करने के लिए अगर आपको जो स्टूडेंट इसमें अपीयर होना चाहते हैं जेईई में, इसका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम देंगे बच्चे, तो आपको फिजिक्स में उनके अच्छे मार्क्स आए उसके लिए क्या आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको क्या पढ़ना चाहिए? फिजिक्स के लिए तो मतलब यही कि कॉन्सेप्ट पकड़ के चलें, मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते चलें और मतलब रिलेट करते चलें। मतलब आसपास से कुछ देखते चलें, आसपास भी फिजिक्स का यूज है तो उसके भी देख सकते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलें फिजिक्स में। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे और आप फिजिक्स के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे तो आपको लगा कि ये जो समझी हुई चीज़ें हैं वो आई हैं, या जो आपने फार्मूलाज रटे थे वो आया, या कन्फ्यूज़न हुई कि अरे मैंने जो पढ़ा था ये तो बहुत घुमा के पूछा है? एग्जामिनेशन हॉल में आपने फिजिक्स के पेपर को कैसे जज किया? पहले मैंने पेपर देख लिया था मतलब कैसा है। तो मतलब कुछ क्वेश्चन तो बन रहे थे और कुछ मतलब टाइम लगता, तो मैंने मतलब ज़्यादा उन पे ध्यान नहीं दिया। जो आ रहे थे मतलब उन पे ज़्यादा कोशिश किया कि इन्हीं को कर लूँ
बस। और मतलब कॉन्सेप्ट वाले ही क्वेश्चन थे, कुछ 2-4 फॉर्मूला बेस्ड भी होते हैं, तो वैसे ही बस। अच्छा, आपका जब रिजल्ट आया और आपने जब एग्ज़ाम देकर आप आए और आपने सॉल्यूशंस ज़रूर चेक किए होंगे, तो बच्चे आते हैं ना एग्ज़ाम दे के आते, तो वो देखते हैं कि मेरा क्या सही था क्या गलत था, तो आपको लगा कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी हुई होगी, कोई क्वेश्चन का आंसर आप गलत लिख के आए होंगे? हाँ, कुछ क्वेश्चनों की मैं नेगेटिव दे के आया था, तो मेरे मतलब 10-11 नंबर नेगेटिव हैं टोटल। उस गलत भी हो गए थे कुछ। तो अब जो बच्चे एग्ज़ाम दे के आए हैं और आपने खुद को एनालाइज़ किया, तो आपको लग रहा है कि ये नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए हमें क्या, क्योंकि इस एग्ज़ाम में 5 नंबर भी अगर आपने नेगेटिव मार्किंग में चले गए तो आपकी रैंक में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो आपने ये नोटिस किया कि इसके कैसे बचना चाहिए था? तो नेगेटिव के लिए मतलब ये मोर देन क्वेश्चन होते हैं, मोर देन 1 वाले, तो उन्हें +4 और -2 होता है। मतलब आपको अगर एक पार्ट आ रहा है तो एक पार्ट का आंसर दो, ये नहीं कि मतलब जितना आ रहा है उतना लगा दो, जितने लगा दो। मतलब सभी आ रहे हैं तो सारे लगा दो, मतलब एक ऑप्शन भी आ रहा है तो मतलब एक ही लगा दो। ये मत सोचो कि मतलब पूरा कर दो तो उसके नेगेटिव होने के चांस बढ़ जाते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि डाउट है तो अटेम्प्ट ना करें? डाउट है तो मतलब छोड़ दो, अगर मतलब डाउट है, क्योंकि -2 होते हैं, सब +1 मिल जाए तो वही काफ़ी है, -2 से तो ठीक है। अच्छा, तो डाउट रहे तो फिर उसको ना करें। और दूसरा आपने ये कहा कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते तो आपने देखा कि जो आपको ईजिली आ रहा है आपने उसको अटेम्प्ट किया, और जो नहीं आ रहा उसमें फिर टाइम नहीं ख़राब किया, क्योंकि आपको तो लिमिटेड टाइम में फटाफट करना है इसको। यस, मतलब एक बार पहले जो क्वेश्चन तुम्हें सरल लग रहा है तो एक बार वो कर लो, फिर दोबारा फिर से आओ, मतलब कि जो फिर एक बार में टाइम बच जाए तो फिर वो वाले की है। अच्छा, आपने पहले फिजिक्स किया था, कौन सा सब्जेक्ट पहले आपने अटेम्प्ट किया, कि मैथ किया, क्या किया आपने? केमिस्ट्री किया मैं। पहले केमिस्ट्री किया। क्यों केमिस्ट्री आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, इसमें कंफर्टेबल थे इसलिए किया? हाँ, नहीं मतलब टाइम थोड़ा कम लगता है तो, और शुरुआत में आते हैं तो केमिस्ट्री मतलब लर्न होती है तो जल्दी हो जाती है इसलिए। अच्छा, आप बताइए, आप केमिस्ट्री के बारे में बताइए। केमिस्ट्री आपने कैसे पढ़ी, किसी बुक राइटर को पढ़ा या आपने किसी की बुक स्पेसिफिक पढ़ी, या स्टडी मटेरियल वही सफिशिएंट था? मतलब CSRL का स्टडी मटेरियल पढ़ा और NCERT की बुक्स पढ़ी बस। NCERT बुक 11th-12th वाली पढ़ी? हाँ, 11th-12th की बस। तो उनको आप 12th का एग्जाम पास कर चुके थे तो दोबारा से आपने वो बुक सारी पढ़ी? हाँ, दोबारा से पढ़ी मैंने। तो चैप्टर्स पढ़े कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्या? चैप्टर्स पढ़े समझने के लिए? हाँ, समझने। और फिर वो इसका CSRL का स्टडी मटेरियल था तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, तो उन्हीं से फिर प्रैक्टिस। लास्ट आपने कितने सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए? मैंने 10 ईयर्स के। 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए। अच्छा, और स्टडी मटेरियल पढ़ा और आपने 11th-12th की NCERT की बुक्स पढ़ी? केमिस्ट्री की। अच्छा, जो आपने एग्ज़ाम दिया JEE एडवांस में और मेंस में, तो आपने ये नोटिस किया कि जो NCERT का सिलेबस होता है 11th-12th का, वो ही बहुत काम का है, उतना पढ़ना सफिशिएंट रहता है कि कुछ और पढ़ना चाहिए? मतलब चैप्टर्स तो यही होते हैं, लेकिन NCERT में उतना डीप में नहीं दिया होता है जो मतलब IIT JEE में पूछा जाता है, तो उसके लिए कुछ चैप्टर्स तो वही होते हैं लेकिन उनका उस एडवांस में पढ़ना पड़ता है उनके बारे में, बस वही है। नहीं, आप ये बताओ, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स तो आपकी गेल उत्कर्ष सुपर 100 में नहीं आ पाएंगे, इन्होंने तो लिमिट रखी हुई, 100 ही बच्चे आएंगे। अब जो बच्चे यहाँ नहीं आ सकते, और या जो बच्चे महंगी कोचिंग भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप ये बताओ कि अगर वो 11th-12th की NCERT की बुक्स पढ़ते हैं और लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उनके लिए JEE क्लियर करना हो सकता है, क्लियर कर सकते हैं, या उन्हें कुछ और पढ़ना चाहिए? उनको कोई आप उनको कुछ टिप्स दीजिए, उनको कुछ सुझाव दीजिए, उन्हें क्या पढ़ना चाहिए? केमिस्ट्री तो NCERT से ही हो जाएगी, लेकिन मैथ और फिजिक्स के लिए कुछ थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, कुछ मटेरियल, क्योंकि NCERT में मतलब कुछ ज़्यादा खास नहीं है मतलब उतना मैथ फिजिक्स में, तो इसके लिए मैथ फिजिक्स के लिए कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो अलग से आपने 11th-12th का आपने कहा पढ़ लें, NCERT बुक्स पढ़ लें और लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर कर लें, या वो कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें? टेस्ट सीरीज भी जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए तो टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे मतलब कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं, कुछ नए क्वेश्चन मिलते हैं तो, और टाइम मैनेजमेंट की उसी से प्रैक्टिस होती है तो। अच्छा, ये जो आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि टेस्ट सीरीज़, क्योंकि आपको सवाल भी एक तो लिमिटेड है और उसके लिए टाइम भी फिक्स है, उसी टाइम पे क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व करें, हो सकता है कि आपको थोड़ा और टाइम मिले, तो आपने भी एग्ज़ाम दिया, आपको लग रहा होगा कि अगर ये भी मिल जाता तो मैं इसको और सॉल्व करता तो वो क्वेश्चन भी मैं हल कर लेता। आप कोई क्वेश्चन पेपर कोई क्वेश्चन छोड़ के भी आए थे आप? हाँ, छोड़े हैं, कई क्वेश्चन छोड़े हैं मैंने। अच्छा, मतलब जो नहीं आ रहे थे या ज़्यादा टाइम लग रहा था तो छोड़ने पड़े।
तो ये जो ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट है, मतलब स्पीड मेंटेन करना, क्योंकि चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो या फिर जेई का हो, उसमें स्पीड मेंटेन करना ये तो बहुत की फैक्टर होता है। आपने स्पीड मैनेजमेंट और स्पीड मेंटेन करने के लिए और टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या आपने किया? मैंने मतलब टाइम बना लिया था कि मतलब 3 घंटे का पेपर है तो 40 मिनट केमिस्ट्री को देना है, एक 1.25 घंटे इसको फिजिक्स को देना है, 1.25 घंटे मैथ को देना है, मतलब ऐसे फिक्स कर लिया था। तो टेस्ट सीरीज में उसी हिसाब से आप लोग करते थे? हाँ, उसी हिसाब से हम लोगों का हर संडे को लगभग हर संडे को टेस्ट होता था, तो उसमें ऐसे मतलब प्रैक्टिस करते रहते और वेरिएशन मतलब क्या क्या कर सकते हैं वो ट्राई करते रहते थे हम लोग। तो क्या आप केमिस्ट्री में आपने कहा कि 11th-12th का आपको एनसीईआरटी बुक्स ने काफ़ी हेल्प किया? अच्छा, और कोई बच्चा पूछना चाहे कि उसे और क्या पढ़ना चाहिए ताकि वो केमिस्ट्री में अच्छा परफॉर्म कर पाए जेई में? जेई में तो मतलब एनसीईआरटी मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी ठीक है, और फिजिकल के लिए फिर और बकाया दूसरे अदर स्टडी मटेरियल्स देख सकता है। अच्छा, इसमें जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल को कैसे आप देखते हैं, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? क्योंकि जो सवाल हैं वो बहुत घुमा फिरा के आते हैं, कभी कभी 4 आंसर तो लगता है चारों सही हैं, तो ये जो कन्फ्यूज़न है इससे कैसे दूर कर सकते हैं? तो उसके लिए मतलब थ्योरी भी क्लियर होनी चाहिए और साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, मतलब तभी होगा, क्योंकि थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है और साथ में उसके प्रैक्टिस भी होनी चाहिए और मतलब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मतलब तभी होगा, क्योंकि मतलब कोई भी चीज़ दे सकते हैं ना वो, तो मतलब उस कॉन्सेप्ट के यूज़ से मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो मतलब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और साथ में थ्योरी भी ज़रूरी है। मतलब आप कह रहे चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना ही पड़ेगा। तो ये रटने वाला काम या क्वेश्चन पेपर लगा लिया, क्वेश्चन बैंक लगा लिया, इससे काम नहीं चलने वाला। उससे कुछ काम नहीं चलेगा, तो सभी पढ़ा होना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मतलब सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, मतलब। अच्छा, आप जो थे जब यहाँ पे आप जेई की तैयारी कर रहे थे, तो वो आप कैसे मतलब आपने कहा कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ये बहुत एक साधारण सा शब्द है, लेकिन आप कैसे क्लियर करते थे? मतलब आप बार बार पढ़ते थे, कोई डाउट आ रहा तुरंत सर को कॉन्टैक्ट किया, और प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे हैं, बार बार रिवाइज कर रहे हैं, क्या करते थे आप? तो इसके लिए मतलब पहले तो अच्छे से समझते थे, जो सर समझाते थे, मतलब इस तरीका क्या है, फिनोमेना क्या है, मतलब कैसे हो रही है ये चीज़, फिर उसके बाद फिर क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते थे अच्छे से, और मतलब कुछ अच्छे क्वेश्चन होते थे तो उन्हें मतलब देखते रहते थे समय समय पे, मतलब। अच्छा, और आप मैथ के बारे में बताइए। मैथ आपका वैसे शुरू से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है कि मतलब आपने इसमें से आपने इसको बर्डन की तरह ये सबसे मुश्किल लगता था? 11th-12th में तो अच्छा था, मतलब अच्छा लगता था, लेकिन यहाँ आया तो फिर मतलब मार्क्स उतने थोड़े बहुत कम आते थे, तो फिर लेकिन धीमे में पढ़ता रहा, मतलब छोड़ा नहीं कभी, क्योंकि मतलब सभी लोग कहते थे कि मैथ में कम आते हैं, तो मतलब टाइम देता रहा मैं मैथ को, मतलब। तो फिर बाद में फिर लास्ट में इंटरेस्ट आने लगा, मतलब ठीक लगेगा मैथ। तो मैथ में भी वही आपने स्टडी मटेरियल यहाँ का यूज़ किया? और हाँ, यहीं का स्टडी मटेरियल यूज़ किया, और मतलब टेस्ट पेपर होते थे ना, तो उनमें कुछ अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो उन्हीं की प्रैक्टिस करते रहते थे। और एनसीईआरटी की बुक्स भी पढ़ी आपने मैथ को लेके? नहीं, एनसीईआरटी नहीं, वो तो 11 वहीं पे पढ़ी थी स्टडी स्कूल में। मटेरियल से काम चल गया आपका? हाँ, वही, और प्रीवियस ईयर भी लगाते रहते थे। और कोई किसी राइटर की बुक नहीं पढ़ी? जैसे लोग तो कहते हैं हम आर डी शर्मा की बुक पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एस सी वर्मा पढ़ रहे हैं, ऐसी कोई बुक आपने नहीं पढ़ी? नहीं, कोई बुक नहीं पढ़ी। स्टडी मटेरियल से ही काम चल गया आपका? लास्ट में पढ़ी थी अभी, मतलब लॉकडाउन के टाइम पे घर पे गए थे, तो फिर वो विकास गुप्ता की बुक पढ़ी थी मैथमेटिक्स की, बस। अच्छा, और जब आपका कैसा परफॉर्मेंस रही एडवांस में, कैसा मैथ का पेपर कैसा हुआ था आपका? ठीक गया था, मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं हुआ था, मतलब ठीक गया था, लेकिन 40-50 मार्क्स आ जाएंगे इतने ठीक थे। कोई सवाल छोड़ के भी आए थे मैथ का आप? छोड़े थे और क्या, टाइम लग रहा था क्यों करने में, तो जितने आ रहे थे उतने कर रहा था, मतलब मैं, और नेगेटिव कम से कम हो। अच्छा, तो ये बताइए बच्चों को, जैसे बहुत सारे बच्चों से मेरी बात होती है तो उनको मैथ ज़्यादा टफ लगता है अगर जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग इसको ओवरकम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? मतलब मैथ्स टफ लगता है, मतलब उसको मतलब डरे नहीं मैथ से, मतलब जितने और प्रैक्टिस करते रहें उसकी मैथ की, मतलब डेली 2-3 घंटा तो कम से कम मैथ्स को दें डेली, और डरे नहीं नंबर आते हैं या नहीं, प्रैक्टिस करते रहें लेकिन कंटिन्यूस मैथ्स की। सौरभ, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में, और आपकी फैमिली बैकग्राउंड, और आपने जो चीज़ें बताई, मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू से तमाम बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। अब मैं चलते चलते ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी जो ये कामयाबी मिली है जेई एडवांस, बहुत सारे बच्चे लाखों रुपए खर्च करके कोचिंग में भी ये सक्सेस नहीं अचीव कर पाते हैं,
और आप एक ऐसी बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे कोई इंजीनियर नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपकी कामयाबी में क्या की फैक्टर है, क्या वो फैक्टर था जिसने कि आपको जेई एडवांस में अपीयर होने के लिए और आपको कामयाबी दिलाई? क्या की फैक्टर है आपकी सफलता में? तो इसका की फैक्टर है कि मतलब सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए हमको, और मतलब टेंशन नहीं लेनी चाहिए, कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, मतलब और पूरी मेहनत करनी चाहिए, अपना पूरा फोकस मात्र इस पे होना चाहिए कि मतलब मेरा सिलेक्शन होगा, और मतलब ज़्यादा वो टेंशन नहीं, सोचना नहीं है ज़्यादा उसके बारे में, बस मेहनत करते रहिए अपना और फोकस्ड रहिए। और अगर नहीं भी हुआ, मान लो बाई चांस अगर जेई में नहीं हुआ, तो मतलब कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, और कहीं प्राइवेट कॉलेज में और कहीं बीएससी इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप सेल्फ मोटिवेट हैं, आपको किसी पेरेंट्स ने मतलब मजबूर नहीं किया, नहीं बेटा तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको जेई क्लियर करना है, किसी ने आपके ऊपर दबाव नहीं बनाया, आपने खुद से तैयारी की? ऐसा मैंने खुद से तैयारी की, मतलब मेरे पेरेंट्स या किसी ने भी मतलब दबाव नहीं बनाया मेरे ऊपर। थैंक यू सौरभ, तुमने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो ये सौरभ झा थे और इन्होंने बहुत एक की फैक्टर बताया है जो बहुत आप सब स्टूडेंट्स को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आप जो स्टूडेंट खुद से मोटिवेट है, यानी कि आपने खुद सेल्फ मोटिवेट है, आप खुद चाहते हैं कि इंजीनियर बनना, क्योंकि अगर आपके अंदर से मोटिवेशन आता है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत एक मैसेज है कि आप अगर अपने बच्चों पे दबाव बनाते हैं, अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इतना उसको किसी भी तरह का स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं। अगर बच्चा खुद से मोटिवेट है तो कामयाब ज़रूर होगा। और इस साल अगर किसी बच्चे का नहीं हुआ तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये स्ट्रेस और ये डिप्रेशन ये आपकी लाइफ में कभी नहीं आना चाहिए। आप आपकी जो भी रैंक है, आपको जहाँ ब्रांच मिल रही है, जिस तरह के कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा है, आप जा सकते हैं। कामयाबी के तमाम रास्ते हैं, बीटेक से भी ये रास्ता निकलता है, आईआईटी से भी निकलता है, किसी यूनिवर्सिटी से भी निकलता है। आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने को कामयाब बना सकते हैं, बीएससी एमएससी कर सकते हैं। कामयाबी के तमाम रास्ते हैं, इसलिए बिल्कुल स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना, और अगले एपिसोड में आपको मैं किसी ऐसी ही मोटिवेशनल पर्सनालिटी से रूबरू कराऊंगी।